चौतरफा गिरावट के बीच बाजार झूलता हुआ। नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी डिम्पी काल्रा और अभिषेक सत्यव्रतम भी जुड़े हुए हैं। इस वक्त 23,100 के नीचे फिसलता हुआ निफ्टी, बिकवाली का दबाव हर तरफ। बेंचमार्क इंडिसेस, ब्रॉडर मार्केट्स गिरावट हावी होती हुई। स्टॉक स्पेसिफिक कह लीजिए, सेक्टर स्पेसिफिक कह लीजिए, हर तरफ गिरावट। 1130 अंकों की बिकवाली सेंसेक्स में आपको नजर आएगी लगातार चौथा ट्रेडिंग सेशन, जबकि हम देख रहे हैं बाजार में भारी गिरावट हावी होती है। लगातार गिरावट हर सेशन गहराती हुई ही नजर आ रही है। निफ्टी के 50 में से 46 शेयरों में कमजोरी है। बैंक निफ्टी में 700 अंकों से ज्यादा की गिरावट आपको नजर आएगी। और इस बीच अगर आप देखें, रियल एस्टेट, पीएससी, मेटल, सरकारी बैंक, ऑटो, हर तरफ लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव। इतना ही नहीं, ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि मिड कैप, स्मॉल कैप की अगर बात करें, वो भी 2 से 3%, परसेंटेज वाइज 2 से 3% की कमजोरी, लेकिन पॉइंट वाइज देखेंगे तो कमजोरी यहां पर और ज्यादा बड़ी आपको नजर आएगी। 23,100 के नीचे फिसलने के बाद इस वक्त किस तरह के सेंटिमेंट्स बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, रुपए पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कह सकते हैं कि लगातार कमजोरी का रुझान जो रुपए में नजर आ रहा है, वो कमजोरी आज काफी हद तक बढ़ चुकी है। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया है। पहली दफा 86 रुपये 58 पैसे तक रुपया पहुंचता हुआ देखने को मिला है। क्रूड में भी तेजी है और एफआईएस की बिकवाली से और ज्यादा दबाव बनता हुआ। तो हर तरफ से ट्रिगर पॉइंट्स जो हैं वो गिरावट की तरफ इशारा कर रहे हैं। आज गिरावट के पीछे की वजह आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का यह है कि बाजार की इस गिरावट को प्ले आउट कैसे करना है। क्योंकि जिस भी स्तर पर बाजार में एंट्री की सोचेंगे, अगले दिन हम देख रहे हैं कि और ज्यादा बाजार गिरता हुआ नजर आ रहा है। इस स्थिति में फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही एक्सपर्ट्स के टेक क्या है, दोनों ही एक्सपर्ट्स का मानना क्या है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि इस तरह के गिरते बाजार में किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, इस पर खास फोकस होना चाहिए। कॉन्ट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, इस वक्त ना के बराबर कह सकते हैं स्टॉक स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन नजर आ रहा है। महज टीसीएस, एक्सिस बैंक, एचयूएल, इंडसइंड बैंक जैसे शेयर्स हैं जो कि लिटरली बाजार में हल्का फुल्का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या 23,000 टूटने से और ज्यादा खतरा बढ़ सकता है? बड़ा सवाल इस वक्त का ये है। मेजर ड्रैगर्स आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एलएनटी, एमएनएम और एसबीआई जैसे काउंटर्स। हमारे साथ हमारी टेक्निकल पैनल भी जुड़ गई है, उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज से हैं, नीलेश जैन है सेंट्रम ब्रोकिंग से और ध्वनि पटेल फिनवर्सिफाई से जुड़ गई हैं। और साथ ही ऑप्शन के चैंपियन पर ओशो कृष्णन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ऑन दी शो आज क्या कुछ है खास आपको बता देते हैं। आने वाली कुछ मिनटों में हमारे साथ हमारी जो टेक्निकल पैनल जुड़ेगी, उनसे उनके क्लोजिंग ट्रेड्स देख लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बाजार में किस तरह वो देख रहे हैं, कहां पर स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर उनका फोकस है। इसके अलावा 2:40 पर ऑप्शन के चैंपियन होंगे। साथ ही 3 बजे मार्केट एट 3 आपके लिए लेकर आएंगे। 3:15 बजे बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड और साथ ही कल के इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी आपको बताएंगे। तो आज पूरी तरह से फिर से बिकवाली की चपेट में आते हुए हर दिन रोज़ सुबह उठो रोज़ पिटो, रोज़ सो जाओ, रोज़ सुबह उठो रोज़ पिटो सो जाओ, यही कहानी चल रही है मार्केट के अंदर। काफ़ी सारे लोग जो मार्केट से नहीं कनेक्टेड होते हैं वो भी हमसे आके क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऐसा क्या हो गया मार्केट के अंदर। तो हम उनको ये जवाब देते हैं कि देखिए, एफआईज का नहीं आ रहा पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट कोई बयान नहीं दे रही है, एफआईज की जो सेलिंग है वो गंभीर है। दूसरा, जो सेफ हेवन्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं, जैसे कि डॉलर इंडेक्स डॉलर्स में बाय हो रही है। 1 मिनट के लिए मैं आपको डॉलर इंडेक्स दिखा भी देता हूँ स्क्रीन पर। पहले हम काफ़ी दिखाते थे, इसको बीच में हमने छोड़ दिया दिखाना, लेकिन मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये अपवर्ड जर्नी की तरफ है डॉलर इंडेक्स, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो हाई बना था पिछली बार का वो 114 है, 114, और अभी जो डॉलर इंडेक्स चल रहा है वो चल रहा है 109 पे। ठीक है, डॉलर इंडेक्स अभी चल रहा है 109 पे। ये यूएसडी जिसको हम डिक्सी बोलते हैं, एक्चुअली में शॉर्ट फॉर्म है, यूएसडी डॉलर इंडेक्स कहते हैं इसको, डिक्सी। तो डिक्सी अभी चल रहा है करीब 109 पे। ये 115 तक जाते जाते आपको और लहूलुहान भी कर सकता है। तो इसलिए आप अभी भी, मैं थोड़ी देर पहले कार्यक्रम में जुड़ने से पहले ही सुन रहा था, तो एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि मार्केट तो 22,000 तक भी जा सकता है। वो गलत नहीं बोल रहे हैं, मार्केट 22,000 तक क्यों नहीं जा सकता। एक वजह मैंने आपको डॉलर इंडेक्स दिखाई, और सुबह एक वजह और भी बताई थी,
वो था आपको जब मैंने सुबह बॉन्ड यील्ड्स दिखाई थी यूएस की, तो आप ये देखो डॉलर बॉन्ड की यील्ड प्लस का आपका क्रूड जो कि अनसर्टेनिटी की वजह से चल रहा है, दूसरा आपका गोल्ड और पांचवा आपका क्रिप्टो करेंसीज। तो ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन इक्विटी के एंटी हैं। और आप फ्लोज देखो, आप 1 मिनट के लिए सिर्फ चेक करो, आप पानी की तरह मार्केट को तोड़ रहे हैं, पानी की तरह, जैसे कोई बैरिकेटिंग नहीं, नथिंग वथिंग कुछ नहीं, मतलब इस तरह से साफ हो रहा है। आपको मैं क्या बात बताऊं, जो स्क्रीन रीडर्स है उसको देख के साफ समझ में आएगा मैं क्या कहूँ। अब हमने 48,000 को भी ब्रेक कर दिया बाय द वे, 8.5% के साथ हम विक्स 16 पे ले आए हैं। ये तो मैं उल्टा थोड़ा फिर भी मैं बोलूँगा विक्स उतना नहीं बढ़ा जितना मार्केट ने करेक्ट कर दिया। अगर विक्स कहीं पे 17-18 हो गया होता तो मैनेज करना भारी हो जाता, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसे इंडिकेटर्स हैं। अगर एक क्वेश्चंस की झड़ी आप मेरे से पूछने पे लगाओगे कि क्या होगा, क्या करना चाहिए, तो मैं और आप एक ही जगह पर बैठे हैं। इस कोहराम का, इस फ्री फॉल को रोकने के लिए बड़े लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। ये रिटेल के बस का नहीं है इस तरह के फ्री फॉल को रोकना। और मैं आपको बताऊं, आपको ऐसा लगता होगा कि बैंक निफ्टी 700 पॉइंट टूटा तो क्या हो गया, ऐसे तो हमने कई बार टूटते हुए देखा है, लेकिन ये 700 पॉइंट ना आपकी बहुत की हुई मेहनत को तोड़ रहा है, आपके कन्विक्शन को तोड़ रहा है, आपके जमा किए हुए पैसे को तोड़ रहा है, आपका सारे मनोभाव को तोड़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब आप, बहुत सारे लोग जो मार्केट से कनेक्टेड हैं, जब मार्केट से पैसा नहीं बनेगा, फ्रस्ट्रेशन का लेवल आएगा, वो लोग छोड़ के जाएंगे। नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट से मैटर नहीं करता, नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट में कितना पैसा बनता है उससे मैटर करता है। पर डीमेट अकाउंट तो एक आदमी इंडिया में तो कितने भी खोल सकता है। मेरे अपने ही 4 डीमेट अकाउंट है, तो एक मैं तो अपने आप में 4 बार काउंट हो गया ना। ऐसे हो सकता है आपके भी 2-4 डीमेट अकाउंट हो किसी भाइयों के। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट से मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट ये है कि जो 26,000 करोड़ रुपए की SIP आ रही है, आपने उस पर लॉस अभी क्रिएटेड हुआ है बिकॉज ऑफ द मार्केट फॉल, वो कब तक वो देखेंगे। एक लेवल ऐसा आएगा, सब किसी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो मजबूरन पैसा निकालेंगे, जो कि इंडियन मार्केट्स के कल्चर के लिए अच्छा नहीं है। एक होता है कि आप वैसे निकल जाओ, एक होता है कि मैंने आपको ऐसा कर दिया, आप बड़े दुखी मन से और अपना मन तोड़ के मार्केट से निकले हो। और जिन लोगों का मन टूटता है ना, वो वापस जुड़ता नहीं है बॉस। तो मेरी थोड़ी रिक्वेस्ट है एक्सचेंजेस से भी, आज फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आप सब आके थोड़ा सा रिटेलर्स के लिए कुछ बोलिए, या कोई ऐसी बात बोलिए कि जिससे फ्री फॉल रुके। कुछ ना कुछ तो कीजिए सर। ये बड़े कैबिन्स बंद रहेंगे तो फिर बड़ी नुकसानदायक है। और मैं बता रहा हूँ, ये स्थिति बहुत गंभीर स्थितियों में से एक है। इसको आप एक रूटीन ना समझें कि ये तो रूटीन करेक्शन है। कहीं ऐसा ना हो कि भारत पंप और डंप की डेफिनेशंस में चला जाए कि आज से 5 साल पहले भारत के अंदर FIs की पंपिंग हुई, FIs ने खूब पैसा बनाया और वो डंप करके इंडिया को एक कॉर्नर में छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमसे कई मेरे मार्केट पार्टिसिपेंट्स आते हैं बड़े बड़े, वो कहते हैं बिलीव इन इंडिया ग्रोथ स्टोरी। भाई बिलीव इन इंडिया ग्रोथ स्टोरी के बावजूद हम साल भर का पैसा 1 महीने में खो दें, तो फिर कई बार क्वेश्चंस खड़े होते हैं उस इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के ऊपर। और हमें चाहते नहीं कि इस फॉल के अंदर उसी ग्रोथ स्टोरी के ऊपर क्वेश्चंस खड़े हों। तो इसलिए मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा FM से भी, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा देश की एजेंसी से भी, और सभी से जो लोग कम से कम मार्केट्स में अपने एक पॉइंट रख सकते हैं वो ज़रूर रखें। रिटेलर्स को बताएं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, वी आर हेयर, हम सब चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, हम कुछ ना कुछ करेंगे। ये बार बार प्रोड्यूसर्स को बनाना पड़ रहा है, 23,000 टूट गया और ये हो रहा है वो हो रहा है। आप 7 दिन से टूट रहे हो, नॉन स्टॉप टूट रहे हो। मेरे को एक आप बताइए कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में किसी आदमी ने अगर ट्रस्ट किया तो उसकी गलती बताइए। श्रीकांत चौहान हमारे साथ हैं, ध्वनि पटेल है, नीलेश जैन है, और इन सब का अगर मैं, श्रीकांत भाई को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। श्रीकांत भाई मेरे को तो लगता है कम से कम आपके और मेरा परिचय, या हम टीवी स्क्रीन पर 10 साल से तो होंगे, शायद उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है। 10 साल से तो है ही, इतना मेरे को याद ही है। गुड आफ्टरनून सबसे पहले तो। अब आप श्रीकांत भाई बताइए, 10 साल से इस तरह का, गुड आफ्टरनून सर। सर 10 साल से हम मार्केट में देख रहे हैं, इस तरह का मार्केट हमने नहीं देखा। इससे पहले मैं बार कई बार, आज मैंने सुबह भी बोला कि LIC आ जाता था, देश के FM आ जाता था, या कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ बोलता था, तो एक
फ्री फ्लो जैसे ऐसा नहीं कि हम आज ही डिपेंडेंट हुए एफआईज के ऊपर, एफआईज के ऊपर तो डिपेंडेंट हम पहले भी थे, उल्टा अब तो हम डीआईएस के हाथ में भी आ गए। लेकिन डीआईएस का इतनी ज़बरदस्त बाइंग होने के बावजूद भी बाजार 10% एक महीने में तोड़ रहा है, 11% एक महीने में तोड़ रहा है और फ्री फॉल हो रहा है। एक भी पुल बैक काम नहीं कर रहा, रिस्पाइट का पुल बैक भी काम नहीं कर रहा। बड़ा मुश्किल है संभालना इसको। तो आप एक बार इस पे बताइए सर, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमारी सोच होनी चाहिए, क्योंकि दिल दुखता है और जिस तरह से मार्केट नीचे जा रहा है। अब कल खड़ा होकर कोई आदमी हमसे ये भी कह सकता है जब चल रहा था तब आपने क्यों नहीं बोल रहा। अरे भाई चल रहा था तो हम तो हमेशा ही कहते हैं कि अति हर चीज़ की बुरी है। हमने तो हमेशा ही बात बोले कि अति मत चलाओ मार्केट को और अति मत गिरो मार्केट को। इसमें बड़े लोग तो बच जाते हैं अपने पैसे से, लेकिन रिटेल अति से मारा जाता है। अति टूटना और अति बढ़ना दोनों से मारा जाता है वो। एक बार श्रीकांत भाई आपका टेक। बिल्कुल डिम्पी, तो इनफैक्ट 10 साल क्या, मैं तो बोलूंगा कि हम शायद 15 साल से भी ज्यादा वक्त से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम लोगों ने कई बार ऐसे डिस्कशन भी किए हैं। इनफैक्ट ऐसे मार्केट भी हमने देखे हैं। और देखिए मार्केट में कैसा है ना कि जैसे आपने कहा अभी कि जब मार्केट बढ़ रहा था तब ऐसी कोई किसी को कोई चिंताएं नहीं थी और सब लोग इनफैक्ट खुश हो रहे थे कि चलो अच्छा है, मार्केट बढ़ रहा है तो वेरी गुड, रिटर्न्स बनते जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना कि एक एक मोमेंटम, एक स्पेसिफिक रिदम के साथ मार्केट चलता है और वो जब रिदम बिगड़ता है तो नो डाउट उसमें पेन आता है। अगर आप मार्केट के साइकिल्स की अगर बात करें तो हमेशा ही एक 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 एक्सट्रीम लेवल्स पे जाने के बाद, यानी कि जहाँ पे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस मार्केट चला जाता है, वहाँ पे एक करेक्शन आता है और उस करेक्शन के बाद एक फियर क्रिएट होती है। मुझे लगता है कि ये फियर का दौर हम लोगों ने देखा बिटवीन 23,200 से लेकर 24,800 के बीच में, जो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, वो एक फियर का दौर था। और अभी जब मार्केट ने 23,200 के लेवल्स को तोड़ा है 2-2.5 महीने के बाद, तब यहाँ पे अभी वो कैपिचुलेशन का फेज शुरुआत हुई है। और इस फेज में क्या होगा ना कि फोर्सफुली हमें हमारे इन्वेस्टमेंट्स को बेचना पड़ेगा हमें, यानी कि जो मार्केट में नए इन्वेस्टर है, जिन्होंने नया इन्वेस्टमेंट किया है, जिन्होंने काफी बड़ा लीवरेज ले लिया है, या तो जिन्होंने काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट एट अ टाइम कर लिया है, उनको इस पर्टिकुलर मार्केट में उनके पोजीशन को फोर्सफुली कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट का भी बिहेवियर वैसे हो गया है। और इसके बाद वापस मार्केट अगर अपने एक मीडियन लेवल पे आ जाएगा और फिर वहां से वापस मार्केट में तेजी देखने मिलेगी। अब ये मीडियन लेवल कहाँ पे आएगा बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि इस मार्केट में कम से कम 15 से 20% का करेक्शन आता है जब मार्केट एक हेल्दी करेक्शन के लिए जाता है तब। अब 10% का करेक्शन आने के बाद मार्केट रुका हुआ था, अब वापस करेक्शन आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि शायद हम 15 से 20% का करेक्शन देख सकते हैं इस मार्केट में। दूसरी बात यह है कि हमें यह समझना है कि इस बार ऐसा मार्केट में क्या हुआ है जिसकी वजह से मार्केट गिरते जा रहा है। और अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर लास्ट 7 डेज में जो अपना इंडियन रूपी है, जो अपना इंडिया का जो रुपया है, वो लगातार गिरते जा रहा है। और ये जो गिरावट आई है वो अनएक्सपेक्टेड थी, यानी ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि विद इन अ मंथ्स टाइम हम करेंसी में 8650 तक के लेवल्स दिख लेंगे। लाइक मेरा भी कैलकुलेशन नहीं था कि हम इन लेवल्स तक जाएंगे, लेकिन आ गए। और इसी वजह से जब मार्केट में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है, तभी मार्केट में या तो बड़ा फॉल आता है या तो बड़ी तेजी आती है। और इस बार का जो ये अनएक्सपेक्टेड रीजन बना है वो बेरिश, आई मीन टू से निगेटिव है, और इसी वजह से मार्केट में निगेटिविटी बढ़ते जा रही है। बट हमें लगता है कि एट अ टाइम इस पर्टिकुलर लेवल पे करेंसी, कभी भी अगर आप देखें ना, तो करेंसी को गेस करना या फोरकास्ट करना, प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल होता है कि ये कहाँ पे जाके इस। श्रीकांत भाई मैं अभी आपके पास वापस आ रहा हूँ। नहीं, मैं अभी आपके पास वापस आ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे फिर लेवल से सारी बात समझूंगा। ऐसे नहीं तो फिर लेवल्स के बिना बात करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। इन बिटवीन मैं एक काम करता हूँ, अमित पबारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, CR फॉरेक्स के फाउंडर एंड MD हैं। अमित भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ये डॉलर रुपये इक्वेशंस बिगड़ी है, इसमें सच है, और रुपया अपने आप में काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। अच्छा, कई लोग उसमें हम सब भी हो सकते हैं, मेरे को इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में, आप हो सकता आप भी हो उसके अंदर। जब रुपया पहले धीरे धीरे वीक हो रहा था तो हम ये सोच रहे थे कि ठीक है, इट्स एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ गेम, वो होता है, रुपया कई बार हो जाता है वीक। लेकिन ये नॉन स्टॉप ही वीक हो रहा है, बैक टू बैक। ऐसी कोई मैक्रो घटना नहीं आई है सिर्फ एक डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने की।
क्या ऐसा आपने देखा है हिस्टोरिकली कि जब कोई प्रेसिडेंट जीतता है तो डॉलर के अंदर एकुमुलेशन होने लगता है, डॉलर की स्केर्सिटी हो जाती है, या फिर उन्होंने ग्रीनलैंड वाला बयान दे दिया इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, डॉलर जो मजबूत हुआ है उसके दो इम्पोर्टेंट रीजन है। पहला रीजन, जैसा आपने कहा, कि ट्रम्प का जो फियर है पूरे मार्केट को कि ट्रम्प आएंगे, टैरिफ लगाएंगे, उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा यूएस की इकोनॉमी में, और जो फेड है वो इतना एग्रेसिवली रेट कट नहीं कर पाएगा। उसकी वजह से डॉलर तेज हो रहा है और बाकी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज जो है वो वीक हो रही है। लेकिन लास्ट वीक एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट आया था यूएस के अंदर पे। पहला डेटा पॉइंट था जो फेड का मिनट्स ऑफ द मीटिंग होते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि जब फेड की मीटिंग्स होते हैं तो हमको समझ में आता है कि फेड क्या कर रहा है, लेकिन अगर फेड की मिनट्स ऑफ द मीटिंग हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि जो फेड के मेंबर्स है वो क्या सोच रहे हैं। वो फेड की मिनट्स ऑफ द मीटिंग को अगर हम ठीक से पढ़े तो उनका सोच धारा अभी ऐसी है कि वो इंटरेस्ट रेट को तब तक कट नहीं करेंगे जब तक इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नीचे नहीं आ जाता या यूएस का जॉब मार्केट पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाता। वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग को पढ़ने के बाद में मार्केट ये एंटिसिपेट कर रहा है कि इन्फ्लेशन तो ऐसे भी स्टिकी रहने वाला है, और जो फ्राइडे का जॉब डेटा था वो भी स्ट्रांग ही आया था। ऐसा तो आज मार्केट के अंदर पे ये परसेप्शन है कि जो डॉलर का रैली है वो स्ट्रांग रह सकता है। ठीक है अमित भाई, बस इतना बता दो कितना हम और वीक होने जा रहे हैं एज एन करेंसी, हमारा रुपया कितना और वीक होगा, ये और बता दो बस आप। सही सर, ये रुपया का लेवल को आइडेंटिफाई करने के पहले अपन और थोड़ा स्टडी करते हैं डॉलर इंडेक्स के बारे में। डॉलर लास्ट 2 महीने के अंदर पे 10% के अप्रोक्सीमेटली बढ़ा, अपन 2.5% से वीक हुए। इसका मतलब क्या हुआ है कि हमने डॉलर के मुकाबले में हमने आउट परफॉर्म किया है, और बहुत सारी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज के भी मुकाबले हमने आउट परफॉर्म किया है। ऐसा हम क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि डॉलर 10% से वीक हुआ, स्ट्रांग हुआ, और हम 2-2.5% से वीक हुए। लेकिन क्या ये डॉलर का रैली सस्टेनेबल है? डॉलर का रैली पे 2 बड़े क्वेश्चन मार्क आ सकते हैं। एक पहला क्वेश्चन मार्क ये आ सकता है कि जैसे ही ट्रम्प आए और उन्होंने जो कितना भी प्रोमिसेस किया था टैरिफ डालने का, हो सकता है उससे वो कम टैरिफ डालें। अगर वो कम टैरिफ डालते हैं तो मार्केट में जो डॉलर लॉन्ग पोजीशन है वो शायद अनवाइंड हो सकता है। क्या हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है? हिस्टोरिकली ऐसा हुआ था 2017 पे, जब उनके इलेक्शन के प्रॉमिस थे और उन्होंने जो एक्चुअल टैरिफ डाला था उसमें बहुत फर्क था। और लास्ट टाइम भी ट्रम्प जैसे ही प्रेसिडेंट बने थे उस टाइम पे डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा था 101.50 के आसपास पे। एक साल में डॉलर इंडेक्स चला गया था 89 के आसपास पे। तो डॉलर रैली लास्ट टाइम तो पूरा रिवर्स हुआ था, हो सकता है कि इस टाइम भी कुछ रिवर्स हो। ये एक एक्सपेक्ट हो सकता है रिवर्सल का। दूसरा एक्सपेक्ट क्या हो सकता है? यूएस के अंदर पे आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका डेट का। अगर यूएस का डेट पे 4.5-5% का ब्याज चलता रहा तो उनका जो रेवेन्यू है, यूएस का जो रेवेन्यू है उसका 20 से 25% डेट को सर्विस करने के लिए जाता है। एंड वी हैव हर्ड द स्टेटमेंट फ्रॉम ट्रम्प कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ऊंचे स्तर पे है। तो ऐसा कहीं भी हुआ कि फेड ने इन्फ्लेशन और जॉब डेटा पे फोकस ना करके डेट के लेवल पे कभी फोकस किया और इंटरेस्ट रेट को घटाने का बात किया, तभी भी डॉलर इंडेक्स जो है रिवर्स कर सकता है। ये सब अनुमान जो है वो तो 20 तारीख के बाद ही अपने को आइडिया आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना कह सकते हैं डॉलर इंडेक्स ठीक है 107.50 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 110.50 का रेजिस्टेंस है। उसी तरह रुपया के अंदर पे 86.50 से लेके 86.75 के आसपास का जो लेवल है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट जो है वो करीब करीब 86.10 पे है। जी ठीक है अमित भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी इंटेलिजेंटली और सारे फैक्चुअल डाटा के साथ बताया, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, थैंक यू वेरी मच।
तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार में भारी गिरावट है। निफ्टी दिन के निचले स्तर पर 350 अंकों के आसपास की तेज गिरावट है और निफ्टी 712 अंक नीचे और एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद खराब है। 200 से भी कम शेयर आज तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं और 2,500 शेयर आज गिरावट के शिकार हो रहे हैं। हमारे साथ बाजार का एनालिसिस करने के लिए और आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर व्यू बताने के लिए जुड़ गए हैं ET Now और ET Now स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया। निकुंज सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बहुत टाइमली सर आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। ना तो FIs की बिकवाली थम रही है, ना रुपए का फ्री फॉल थम रहा है, बजट सामने खड़ा है और लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। 23,000 टूटने का खतरा इस वक्त बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। सर आप बताइए कि ये बाजार में सबसे बड़ी जो टेंशन वाली बात है, आपको क्या लग रही है वो? देखिए, इस मार्केट में हमने पहली बार ऐसा करेक्शन नहीं देखा है अभिषेक। इस बुल मार्केट के अंदर अगर हम पिछले 4 साल की बात करें, अप्रैल 2024 के बाद जहाँ पर मार्केट बॉटम आउट हुआ था, अप्रैल 2020 के बाद जहाँ पर मार्केट बॉटम आउट था, ये चौथी बार है कि हमने देखा है कि टॉप में से मार्केट 10% से ज़्यादा गिरे हैं। तो ये जो करेक्शन है हर बुल मार्केट में आता है, कारण हमेशा अलग होते हैं। 2022 में जब ये करेक्शन आया था वो यूक्रेन की वजह से आया था। 2023 में जब ये करेक्शन आया था तो उसका कारण था राइजिंग इंटरेस्ट रेट। 2024 में जब करेक्शन आया था तो हमने बोला था जी इलेक्शन की वजह से आया है। हम ये भूल जाते हैं कि जो मार्केट गिरा है, पहली बार मार्केट का नेचर है वो गिरता है और इसी में आपको समझना है कि कहाँ पर मार्केट में अपॉर्चुनिटी होती है, कहाँ पे आपको नहीं गिरना चाहिए। हम बड़े मुद्दों की बात करते हैं, पहले मैं बात करता हूँ ग्लोबल सेटअप की। ग्लोबली क्या हो रहा है? ग्लोबली ये जो लॉन्ग डॉलर वेलकम डोनाल्ड ट्रम्प बैक ट्रेड है, मुझे लगता है कि ये ट्रेड की वजह से इस समय मार्केट के अंदर काफ़ी चीज़ें धराशायी हो रही हैं। और अगर इमर्जिंग मार्केट्स में आप देखें तो इमर्जिंग मार्केट्स में सिर्फ इंडिया में से नहीं, सब इमर्जिंग मार्केट्स में से पैसा निकल रहा है। अभिषेक डिम्पी मानसी, अगर आपको याद हो तो शायद 4 या 5 महीने पहले हम बात कर रहे थे कि भाई इंडिया को बेचो, चाइना में जाओ। अब तो चाइना से भी पैसा निकल रहा है। तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल के डॉलर की तरफ जा रहा है। डॉलर की तरफ जी क्यों जा रहा है? सबको लगता है भाई डोनाल्ड ट्रम्प साहब आएंगे, वैसा कुछ कमाल करेंगे, जादू की छड़ी घुमाएंगे, जैसे मैजिक 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 3 बार बोलेंगे और अमेरिका के अंदर बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, मगर मार्केट को भी लगता है। इसी कारणवश हम देख रहे हैं कि यील्ड्स ऊपर जा रही हैं, US डॉलर ऊपर जा रहा है, बिकॉज सब लोग दूसरे एसेट्स को बेच करके डॉलर की तरफ जा रहे हैं। तो वह एक ट्रेड है और जब ट्रेड कोई ग्लोबल लेवल पे चेंज होती है वो कितने दिन तक एक्सटेंड होती है, वो 110 होती है, 12 होती है, 13 होती है, 14 होती है, 15 होती है, बोलना बहुत मुश्किल है। मगर मैं इतना बताना चाहूँगा कि रुपी ऑल टाइम लो पर है, डॉलर इंडेक्स ऑल टाइम लो पर नहीं है, उसके बावजूद रुपी गिर चुका है। तो यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि भाई रुपी तो ऑल टाइम लो पर आ चुका है, डॉलर इंडेक्स ऑल टाइम लो पर नहीं है। दूसरी बात करते हैं कहाँ पर पेन है इस समय। तो अभिषेक, आप जब निफ्टी की गिरावट की बात करते हैं तो वहाँ पर तो भैया कुछ हुआ ही नहीं है। आप निकालिए लिस्ट PSUs की, वहाँ पर 40% फॉल तो अब रूटीन सा लग रहा है। कोची रिफाइनरी, कोची शिपयार्ड जैसी कंपनियाँ 50% गिर चुकी हैं। मगर 50% गिरने के बाद भी ये पिछले 2 या 3 साल के अंदर ये लगभग 3 या 4 गुना ऊपर हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना पड़ता है। मगर जो फॉल है वो तो वाजिब है। अब क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि इस समय हम जिससे वर्ड कहते हैं ना, उत्साह या मोमेंटम या पार्टिसिपेशन या डिज़ायर टू बाय, वह मिसिंग है। सबको बड़ी मार पड़ी है, सबके पैसे लगे हैं। जब नुकसान होता है तो आपका मनोबल हिल जाता है और उसी नुकसान में आपको पैनिक हो जाता है। तो मुझे लग रहा है मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर इस समय पैनिक हो रहा है। तो FI की सेलिंग से वह नहीं गिर रहे हैं, वो DI की बाइंग से भी नहीं रुक रहे हैं, मगर वो इंडिविजुअल लेवल पे जिन लोगों ने शेयर लेवरेज में लिए हैं, मार्जिन फंडिंग पे लिए हैं, जिन्होंने शेयर ये सोच करके लिए थे कि आज लो कल बेचो, लेते रहो शेयर, वह सारी की सारी ट्रेड इस समय अनवाइंड हो रही है। तो इस मार्केट में इस समय कुछ पैनिक है, कुछ एक्सेस निकल रहा है, कुछ हकीकत हमें याद दिला रही है कि मार्केट में वॉलिटिलिटी होती है और कुछ हमें समझना चाहिए मार्केट का नेचर है। एक लाइन और मैं बोलूँगा जो मुझे लगता है कि इस साल का मेरे हिसाब से एक भ्रम वाक्य, तो देखिए बहुत बड़ा शब्द है, मगर मुझे लगता है कि इस साल का फ्रेमवर्क हो सकता है और मैं गलत भी जा सकता हूँ, पर मुझे जो लगता है मैं बता सकता हूँ। वी आर कमिंग आउट ऑफ अ लो वॉलिटिलिटी एंड अ हाई रिटर्न रिजीम टू अ हाई वॉलिटिलिटी लो रिजीम। अर्थात पिछले 3 साल से हमने वॉलिटिलिटी नहीं देखी थी, डिम्पी जी समझाए थे, हमने नहीं देखी थी। इस साल हम वॉलिटिलिटी देखेंगे। पिछले 3 साल से हमने हाई रिटर्न्स देखे थे, मगर मुझे लगता है आने वाले समय में रिटर्न्स लो रहेंगे और वॉलिटिलिटी ज़्यादा रहेगी। सो वी आर कमिंग आउट ऑफ अ लो वॉलिटिलिटी हाई रिजीम टू अ हाई वॉलिटिलिटी एंड लो रिटर्न रिजीम। ये हमें मानना पड़ेगा, ये हकीकत है। जितनी जल्दी मानेंगे उतना अच्छा होगा। एब्सोल्युटली। गुड आफ्टरनून निकुंज सर।
मनोबल टूट रहा है लोगों का, ये बात आपने कही, लेकिन इस वक्त ऐसा क्या कुछ हो मार्केट में सर कि उम्मीद की किरण फिर से जगे? क्योंकि फ्री फॉल इन रुपी जारी है, एफआईएस की सेलिंग थम नहीं रही है। क्या कोई ट्रिगर पॉइंट या आने वाले कितने समय तक आपको ये डाउनफॉल जो है नजर आता है? और हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूवर्स को इस वक्त एडवाइस का पीस क्या देंगे? देखिए, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, पहली बार नहीं हुई है, इससे भी ज़्यादा होती है, इससे ज़्यादा फॉल होता है, हम क्या कहते हैं, जो आप शेयर इन्वेस्ट जिसमें कर रहे हैं उसको जानिए क्यों निवेश करा है, क्या एक लिफ्ट इन टिप है, आपके दोस्त ने व्हाट्सएप करा, आपको लिफ्ट में किसी ने बताया, आपने शेयर ले लिया, उस प्रकार के शेयर अगर आपने लिए तो मत रखिए। दूसरा, रिटर्न मत रखिए। हाँ। भाई आपको किसी ने कुछ खुसफुस करके बोल दिया जी मानसी जी शेयर अच्छा लगता है ले लीजिए, तो आपको जब जानकारी नहीं है तो आप कैसे ले सकते हैं? आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदने से पहले जानकारी लेते हैं ना, कहाँ पे सस्ता है कहाँ पे अच्छा, तो शेयर बाजार तो आपकी मेहनत की कमाई है। तो नो व्हाट यू ओन। सेकंड, टाइम फ्रेम को बढ़ा दें। 2 या 3 साल का टाइम फ्रेम अगर हो तो ये फॉल आज जो हम बड़ा लग रहा है, ये हम बात भी नहीं करेंगे इसकी। जैसे आज हम यूक्रेन की बात नहीं करते हैं, आज हम कोविड के सेल ऑफ की बात नहीं करते हैं, आज हम 2024 में जो बजट के दिन हुआ तो हम बात नहीं करते हैं। तो ये फॉल इन कॉन्टेक्स्ट 6 महीने बाद आपको याद भी नहीं रहेगा। तीसरा, रिटर्न एक्सपेक्टेशंस कम रखें। अगर आप लगता है जी भाई आज लेकर के कल बेचेंगे और कल लेकर के 1 महीने बाद 50% कमाएंगे, तो उस प्रकार की सट्टेबाजी में ना जाएं। इस फॉल से बचने का वही तरीका है कि पूंजी लगाएं जिसमें मार्जिन ना हो, पूंजी लगाएं जिसमें आप 15-20% की डाउनसाइड देख सकते हैं, शेयर खरीदे जो समझते हैं और जहाँ पे रिटर्न एक्सपेक्टेशंस रीजनेबल हो। अगर आपके पास वह एक, हम कहते हैं ना कि एक हिंदी में जब मैं एग्ज़ाम देता था तो एक हम कहते हैं ना कुंजी, पता नहीं आपने पढ़ी नहीं पढ़ी, कुंजी होती थी एक प्रकार का शॉर्टकट, एक प्रकार का फ्रेमवर्क होता था जी भाई आपने साल भर पढ़ाई नहीं करी तो आप कुंजी पढ़ लीजिए, क्रैश कोर्स। हाँ, क्रैश कोर्स। तो ये मार्केट का क्रैश कोर्स है। क्यों डिम्पी जी? कि भाई जो समझते हैं वही लीजिए, अपने टाइम फ्रेम को बढ़ा दीजिए और अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को कम कर रखिए। दिल्ली के डिम्पी जी कुंजी वर्ड तो सुना ही होगा, जब मैं दिल्ली में रहता कुंजी यूज़ करता था पढ़ाई के लिए। हाँ बिल्कुल सर, सुना है और नहीं सुना भी है और सर इसका इस्तेमाल भी किया है। मैं डीयू से पास आउट हूँ तो वहाँ पे कुंजी काफ़ी इस्तेमाल होती थी, तो मैंने खुद भी किया ही है। तो यही मार्केट की पढ़ाई में कुंजी है इंटेलिजेंट था बट फिर भी करना पड़ा। नहीं, यही अच्छा, मार्केट की कुंजी है, यही मार्केट की कुंजी है। नहीं बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं पॉइंट। अच्छा सर, मैं इस कुंजी से जब बात छिड़ी तो हम ये कह रहे थे कि जैन में ना 3 कुंजियां और भी हैं। पहली कुंजी है डोनाल्ड ट्रंप जब ऑफिस संभालेंगे तो शायद कुछ ऐसा बोलेंगे जो मार्केट के फेवर का होगा। दूसरी कुंजी थी कि भाई अर्निंग्स ठीक जाएंगी, टीसीएस ने कमाल करके दिखाया अपने नंबर्स में, आगे का फ्यूचर अच्छा दिया है। तीसरी कुंजी थी सर कि बजट में शायद इस बार मैन्युफैक्चरिंग ऐसी थीम आएगी, ये तीसरी चाबी भी बन सकती थी। बट ये तीनों चाबी अभी लॉक खुला नहीं है सर, ये ताला खोल देंगे तेजी का, ये बंद रखेंगे? देखिए, आपको इन 3 तालों के पीछे क्या खजाना छुपा है वो जानने का पहले प्रयत्न करते हैं। अगर हम वह जान जाएंगे तो लॉक आज नहीं तो कल तो खुलेगा। तो अगर हम खुलजा सिमसिम बोलते हैं, पहला ताला खोलते हैं, जिसे कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की वजह से क्या होगा। ट्रंप साहब क्या चाहते हैं? अमेरिका की इकॉनमी मजबूत हो। उनका पूरा जो थीसिस है वही है कि अमेरिका के अंदर लोकल ग्रोथ आए। हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग अमेरिका की बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग अमेरिका के लिए उनको चाहिए लो इंटरेस्ट रेट्स, स्ट्रॉन्ग अमेरिका के लिए उनको चाहिए कैपिटल टैरिफ प्रोटेक्शन, स्मॉल अमेरिका के लिए, स्ट्रॉन्ग अमेरिका के लिए उनको चाहिए वीक डॉलर। तो मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर जब कोई ट्रेड बनती है ना डिम्पी, उसके अंदर सब चढ़ जाते हैं। फिर लोग को लगता है कि वो एक एवरग्रीन ट्रेड होती है, जैसे लॉन्ग डॉलर एंड सेल इमर्जिंग मार्केट ट्रेड। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले या डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कब होगा मुझे नहीं पता, मगर मुझे लगता है कि इन नेक्स्ट फ्यू डेज यूएस मार्केट्स विल टर्न मोर वॉलेटाइल देन इमर्जिंग मार्केट्स। जहां पर आपको नैस्डैक में नज़र रखिए, क्योंकि नैस्डैक के अंदर जिस प्रकार का पागलपन चल रहा है वह नहीं चल सकता। डीपी 70%, 65% ऑफ द टोटल वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड इन फाइनेंशियल मार्केट इज इन यूएस। और अमेरिका का जो जीडीपी है जो वर्ल्ड के अंदर है वो 70% नहीं है। तो अगर आपका 70% कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल मार्केट में आपकी कंपनियों का है और आपका जीडीपी में 70% योगदान नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो एवरग्रीन ट्रेड है अमेरिका में चलेगा। ये हमें पता नहीं डिम्पी ताला कब खुलेगा। जब ताला खुलेगा, जब डॉलर पीक होगा या फिर इमर्जिंग मार्केट्स को लेकर के फ्लोज वापस आएंगे, या हमें लग रहा है कि टैरिफ्स आएंगे, टैरिफ इतने नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर इमर्जिंग मार्केट्स में वापस आना चाहिए। देखिए मिसाल के तौर पर जब डोनाल्ड ट्रंप साहब 2016 में आए थे डिम्पी, तो मार्केट नीचे गया था। 2024 में वापस आया तो मार्केट ऊपर जा रहा है। वो सेम पर्सनालिटी के 2 रिएक्शन है।
लास्ट टाइम उनके इनॉग्रेशन में लोग नहीं आए थे, इस बार उनके इनॉग्रेशन में चाइनीज़ प्रीमियर आ रहे हैं। तो अगर चाइनीज़ प्रीमियर उनके इनॉग्रेशन में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि चाइना में टैरिफ कम ही आएंगे। आप किसी को बुला कर थोड़ी टैरिफ लगाओगे भैया। तो एक पहली कुंजी। दूसरा खजाना, आपने बात करा मैन्युफैक्चरिंग की, आपने बात करी है अर्निंग्स की। मुझे लगता है कि अर्निंग्स का स्लो डाउन अब एक हकीकत हो गई है। आज से 6 महीने पहले कोई मानता नहीं था कि इंडिया में भी स्लो डाउन हो सकता है। हमें लगता था 7.5% जीडीपी तो चलता ही रहेगा भैया। अब लग रहा है कि भाई जीडीपी है, ऊपर नीचे होती है, इकॉनमी ऊपर नीचे जाती है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ स्टॉक्स के अंदर कई तरह का स्लो डाउन इस समय फैक्टर इन हो रहा है। खास करके फाइनेंशियल्स के अंदर मुझे लग रहा है फैक्टर इन हो रहा है। खास करके ऑटोज़ में मुझे लग रहा है आंकड़े नहीं आए। आज अनीश शाह साहब आए थे वहाँ, तो मुझे 80 नाउ इंग्लिश में आए थे, तो उन्होंने कहीं भी मुझे मंदी की बात नहीं करी। तो मुझे नहीं लगता है कि यूनिवर्सल अर्निंग्स ग्रोथ है और यूनिवर्सल डिसअपॉइंटमेंट है, आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, तो डिम्पी मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट ए इजी सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड। हम और कभी चैट इस पे कर लेंगे, मगर मेरा यह मानना है कि इंडिया को अगर ऊपर बढ़ना है तो मैन्युफैक्चरिंग पे अच्छा खासा फोकस रहेगा। उस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको उनमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि जहाँ पे एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स हो, जहाँ पे डोमेस्टिक के बेनिफिट्स ना हो, उन पे बेनिफिट करिए। जहाँ पे सरकार की वजह से आपको अभी तक जो ग्रोथ मिली थी वह नहीं मिले, कॉर्पोरेट सेक्टर की वजह से ग्रोथ मिले। एक ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है डिम्पी, मगर मुझे ये एक बात तो पक्की है कि इस समय मार्केट धराशायी हो गया है, एक्सपेक्टेशंस कम है। जिस प्रकार से मार्केट गिर रहा है, थोड़ा और गिरा तो फिर मार्केट लाइट हो जाएगा। हमने बीएसई के चेयरमैन सीईओ साहब से बात करी थी, मानसी, शायद लास्ट फ्राइडे। उन्होंने बोला कि ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर 40% गिरावट है। तो मार्केट में जो सट्टेबाजी चल रही थी, मार्केट के अंदर जो एक प्रकार का पासिंग द पार्सल का गेम चल रहा था, मुझे लगता है कि वहाँ पे भी अब ग्राउंड रियलिटी सिंक इन कर रही है। अनदर 5% ऑन द निफ्टी, अनदर 10-15% इन स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स, ये मार्केट अट्रैक्टिव हो जाएगा। निफ्टी नेक्स्ट ईयर, अभिषेक डिम्पी इस पे भी ध्यान रखिएगा, निफ्टी के मैं एस्टिमेट्स देख रहा था, 1240 का कंसेंसस एस्टिमेट है FY25 का। यानी पहली बार इस बुल मार्केट में निफ्टी 3 साल के बाद 20 के पी के मल्टीपल के नीचे आ गया है, जो कि इतनी बुरी बात नहीं है। निकुंज सर, अभी 12:30 बजे में थॉमस कुक का मैनेजमेंट था, उसमें पूछ रहा था कि क्या टूर ट्रैवल में, लग्जरी ट्रैवल में कोई स्लो डाउन है। उन्होंने कहा नहीं, कोई स्लो डाउन नहीं है। तो ये जो कंजम्पशन में जो स्लो डाउन वाली चीज़ है ना, इसको थोड़ा सा आप बता भी रहे हैं कि आप भी एसेस कर रहे हैं उसको। एक और स्पेस है जिस पर आप बड़ी पारखी नजर रखते हैं, वो है न्यू एज कंपनीज का। फिनटेक हो गया, फिर कंज्यूमर टेक हो गया। थोड़ा वैल्यूएशन फ्रॉथ हो रहा था और लगातार ये शेयर चर्चा में भी रहते हैं, और हम देख रहे हैं कि ये 52 वीक हाई से 25%, 30% ये टूट गए हैं। आपकी कहीं नजर है सर वैल्यू हंटिंग करने के लिए? तो सबसे पहले बात करते हैं कंजम्पशन की। तो देखिए, कंजम्पशन के कई भाग होते हैं अभिषेक। एक होता है एस्पिरेशनल कंजम्पशन, एक होता है नेसेसरी कंजम्पशन। नेसेसरी कंजम्पशन में क्या होता है जी, सोप, शैम्पू, जो नेसेसरी कंजम्पशन है, जो ग्रो करता है, मगर जिसके अंदर पेनिट्रेशन लेवल्स इस समय इतने ज़्यादा हैं कि भाई आप जो प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड होता था वह मुझे लगता है वह नहीं हो रहा है जो होना चाहिए था। सेकंड होता है एस्पिरेशनल कंजम्पशन। मुझे लगता है कि एक एस्पिरेशनल कंजम्पशन के अंदर काफ़ी बड़ा चेंज आया है। आप पहले साल की एक छुट्टी, पता नहीं, मैं तो उस एरा से आता हूँ डिम्पी, अभिषेक, मानसी तो नहीं आती हैं, जब हम साल की एक छुट्टी करते थे जिसे कहते थे गर्मियों की छुट्टी, अपने ननिहाल जाते थे। अब हम सब साल की 3 या 4 छुट्टियाँ करते हैं, क्योंकि हमारे एस्पिरेशंस अलग हो गए। क्योंकि हमारे एस्पिरेशंस अलग हो गए तो अब हम एक छोटी चीज़ को अब एक एस्पिरेशनल एंगल से देखते हैं। लॉन्ग वीकेंड्स पर हम ट्रैवल करते हैं, हम फादर डे, वैलेंटाइन डे, ऐसे डेज बनाने लगे हैं। हम अब लग्जरी ट्रैवल देखना चाहते हैं, हम दुनिया को देखना चाहते हैं। रोड कनेक्टिविटी इस समय ऊपर आ चुकी है, तो स्लो डाउन मुझे नहीं लगता है कि आ रहा है ज़्यादा एस्पिरेशनल कंजम्पशन में। दूसरी बात जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं फाइनेंस मिनिस्टर का कमेंट शायद लास्ट वीक पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने बोला है कहीं पे कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर्स इंडिया का जो कंजम्पशन बास्केट है जिसमें 50% फूड होता था, वह 47% फूड है। तो आपका फूड किससे जो सेविंग आ रहा है वो एस्पिरेशनल कंजम्पशन में इस समय जा रहा है। तो एस्पिरेशनल कंजम्पशन पे नज़र रखें। अब मर्सिडीज़ की बात करिए, मर्सिडीज़ के सीईओ से जब हमने बात करी थी, उन्होंने बोला था कि 1 साल में हमारी सेल 2 साल में 10,000 से 15,000 हो गई है, तो मर्सिडीज़ बिक रही हैं। तो वेल्थ इफेक्ट इस समय इंडिया में बहुत ज़्यादा है। रियल एस्टेट ऊपर है, स्टॉक मार्केट ऊपर है, गोल्ड ऊपर है। तो जो वेल्थ इफेक्ट की वजह से हो सकता है साबुन और तेल की बिक्री ना हो,
Yes. पर आपके एस्पिरेशनल कंजम्पशन जो है, जैसा मैंने आपको बताया, हम पहले गर्मी की छुट्टी में ननिहाल जाते थे, हम साल की 4 छुट्टियों पे जाते हैं, लॉन्ग वीकेंड आता है, शॉर्ट वीकेंड आता है, समर ब्रेक, विंटर ब्रेक, तो पैटर्न हमारे कंजम्पशंस के बदल रहे हैं। एब्सोल्युटली, ये ऑब्जर्वेशन बैंग ऑन है बिकॉज मर्सिडीज, ऑडी एंड BMW पहले ये गाड़ियां नहीं दिखती थी और आज लिटरली ऑन रोड्स ये गाड़ियों का जो है आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रही हैं। सो लिटरली व्हेन यू आर सेइंग कि कंजम्पशन स्टोरी भले ही हम देख रहे हैं रूरल एंड अर्बन टच है वहाँ पर, वो कनेक्ट हो रहा है और इसी के चलते शायद FMCG इतना ना बढ़ रहा हो, लेकिन एस्पिरेशन जो है लोगों के वो तो लगातार बढ़ ही रहे हैं। शुक्रिया निकुंज सर ये टेक देने के लिए और इस भारी गिरावट में बाजार को किस तरह से नेविगेट करना है हमें बताने के लिए। बाजार में गिरावट तो है, धराशायी हुए हैं बाजार, लेकिन साथ ही लगातार एक्सपर्ट्स और साथ ही निकुंज सर के टेक्स जो आप सुन रहे हैं इस पर जरूर ध्यान दें, रैशनली इस वक्त मार्केट में बिहेव करें और साथ ही मैच्योर डिसीजंस ले। यही राय लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हुई। क्विकली पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स से उनके ट्रेड्स जान लेते हैं। श्रीकांत जी, नीलेश जी, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स से उनके ट्रेड्स जान लेते हैं। श्रीकांत जी, नीलेश जी, ध्वनि जी, खेद है हमें आज बाजार में गिरावट ही इतनी है कि लिटरली इतनी सारी चीज़ें जिसे हमें एड्रेस करना है, लेकिन आपकी तरफ से कौन से टेक्स, आप कॉल्स क्या हैं वो हम जानना चाहेंगे। ध्वनि, गुड आफ्टरनून, शुरुआत आपसे करते हैं, बताइए। गुड आफ्टरनून मानसी, बाकी सबको भी मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। और डेफिनेटली जो निकुंज सर ने यहाँ पे इंसाइट्स दिए वो काफी जानने लायक थे और इन सिचुएशंस में वो इंसाइट्स बहुत ही महत्वपूर्ण थे। जहां तक कॉल्स का सवाल है, मेरी तरफ से भी जो पहला पिक यहाँ पे बन रहा है वो कंजम्पशन सेक्टर से ही है, जहां पे मैरिको का काउंटर जो है वो मुझे पसंद आ रहा है। इस गिरावट के अंदर भी अगर आप देखें तो मैरिको के चार्ट स्ट्रक्चर में कोई भी एक डैमेज देखने को नहीं मिल रहा है। ओवरऑल टेक्निकली भी आपको वॉल्यूम इंक्रीमेंट इसके अंदर देखने मिल रहा है। वीकली स्ट्रक्चर भी इसका काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से भी आप इसको खरीद सकते हैं 700 के टारगेट के लिए और 660 का स्टॉप लॉस लगा के रखे। हालांकि जो गिरावट है उसके चलते हुए ICICI जो लॉम्बार्ड है उसके अंदर यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे उसके अंदर बिकवाली करके चलने की सलाह रहेगी। ओवरऑल स्टॉक ने ऊपर की तरफ एक 50 DMA के पास रेजिस्टेंस लिया है और कॉन्स्टेंटली इसका जो लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये गिरावट जो है वो 1780 तक के नीचे कंटिन्यू होती हुई देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस जो है वो आप 1875 का लगा के रखें। खरीदारी की मैरिको और ICICI लोम्बार्ड में बिकवाली की राय। नीलेश, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। बताइए आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू मानसी। देखिए, बैलेंस अप्रोच यहाँ पे बना के चल रहे हैं, जिस हिसाब से मार्केट एक्सट्रीम वॉलेटाइल हो चुका है, गिरावट हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो एक बाय एक सेल आइडिया है। सबसे पहले बिकवाली वाला ट्रेड है वो है हेवेल्स में। हेवेल्स का स्ट्रक्चर काफी वीक नजर आ रहा है, यहाँ पर लगातार हम ऊपरी स्तरों से दबाव देख रहे हैं। काउंटर अपने की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है और आज यहाँ पर ह्यूज वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हेवेल्स में गिरावट और थोड़ी गिराती हुई नजर आ रही है। 1490 1470 तक की डाउन साइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1560 का और बेचने की सलाह होगी हेवेल्स में। वही खरीदारी वाला ट्रेड है वो है IT स्पेस में से TCS के नतीजे आ चुके हैं, उसके बाद लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन यहाँ पर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। तो TCS में हमें ऐसा लग रहा है एक फॉलोअप मूव देखने को मिल सकता है। ऊपरी स्तर पर 4350 से लेके 4420 तक के टारगेट होंगे एंड स्टॉप लॉस रखना होगा 4220 का। की राय, TCS में खरीदारी की राय। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून, आप बताइए आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे? बिल्कुल। तो देखिए मानसी, यहाँ पे अगर कुछ इन लेवल्स पे अगर कुछ बेच के चलना है या कुछ शॉर्ट करना है तो मुझे लगता है कि ट्रेंड ये अभी भी ऐसा स्टॉक है जिसे हम बेच के चल सकते हैं, क्योंकि इस मार्केट्स में जितने भी एक्सपेंसिव स्टॉक्स है वैल्यूएशन के टर्म्स में, वहां पे हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी और लगता है ये गिरावट बढ़ सकती है। तो करंट लेवल से 6220 के करीब ट्रेंड को शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो हमें रखना है वो हम रखेंगे एट 6300 का, तो 6300 का स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन टारगेट्स नजर आते हैं मुझे तकरीबन 6000 से लेकर 5950 के, तो काफी अच्छी डिसेंट डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है करंट लेवल से भी ट्रेंड में। और अगर जैसे कि मार्केट काफी बिटन डाउन है और अगर यहाँ से अगर रिकवरी बनती है तो ऑफ कोर्स कोई इंडेक्स भी ही रिकवर कर सकता है। तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पे हम एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। कॉन्ट्रा ट्रेड है लेकिन लॉन्ग ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे 1220 रुपए का, काफी नजदीक का स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट्स नजर आते हैं 1260 रुपए के।
एब्सोल्युटली। तो चलिए, फर्दर डाउनसाइड नजर आ रही है ट्रेंड में, यहाँ से बिकवाली की रणनीति और रिलायंस पर भी नजर होनी चाहिए। ऑन दिस नोट गहरा गई है और निफ्टी 350 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक की बात करें, 650 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में दिख रही है और एक एक करके सारे के सारे लेवल धराशायी हो गए हैं। निफ्टी की बात करें, 7 महीने के निचले स्तर पर यानी कि जून के निचले स्तर के आसपास जाके निफ्टी कारोबार कर रहा है। बस गनीमत यह है कि 23,000 किसी तरह बच जाए तो उसमें भी हम शायद पॉजिटिविटी देख लें। लेकिन एक ट्रेंड और देखने को मिल रहा है कि जो शेयर दिसंबर सीरीज से वायदा में शेयर शामिल हुए थे, आज उनकी बड़ी जम की पिटाई हो रही है। पीवी फिनटेक, कल्याण ज्वेलर्स, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक यानी कि HFCL, पेटीएम, CAC, ये तमाम शेयर आज हम देख रहे हैं कि 6 से 9% की भारी भरकम गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। और जब इस तरह की गिरावट होती है बाजार में तो एक ही चीज लगता है अच्छी हो सकती है, वो कि बाजार बंद हो जाए। 8 मिनट बाद बाजार बंद हो भी जाएगा। लेकिन इस गिरावट के बीच में दिक्कत ये होती है कि जो अच्छे शेयर होते हैं, जो अच्छी खबरों पर अच्छे से चल सकते हैं, उन पर भी ब्रेक लग जाता है। और उसका उदाहरण हमने देखा है बायोकॉन के रूप में, जिनकी मलेशिया यूनिट, बायोकॉन बायोलॉजिक्स की मलेशिया यूनिट को USFDA से क्लीन चिट मिली, ब्रोकरेज का अपग्रेड भी आया, लेकिन शेयर चला कितना, 1% के आसपास। शुरुआत में 4% के आसपास की तेजी थी, लेकिन वो सारी की सारी तेजी हवा हो गई और इस वक्त जो तेजी है 1% से भी कम की हो गई है। हाई देखिए 377 का है और फिलहाल 364 रुपए पर यह शेयर कारोबार कर रहा है। श्रीकांत जी के पास चलते हैं, अपने एक्सपर्ट्स का ही सहारा लेना पड़ेगा, उनसे ही मदद लेनी पड़ेगी कि उनको कहां पर बढ़िया, अगर तेजी के नहीं तो शॉर्ट के सौदे कहां पर नजर आ रहे हैं। श्रीकांत जी, ये जो वायदा वाले जो शेयर्स हैं जहां पर बड़ी गिरावट है, कहीं फर्दर शॉर्टिंग के आपको मौके दिख रहे हैं? तो अभिषेक जी देखिए, वैसे इन स्टॉक्स में हमने बड़ी गिरावट देखी है। जैसे आपने कहा कि कल्याण ज्वेलर्स लीजिए या इवन HFCL लीजिए, इन सभी में जो पिटाई हुई है वो जम के हुई है और स्टॉक काफी गिर चुके हैं। मुझे लगता है कि लेकिन करंट लेवल से भी अगर इन लेवल से अगर कुछ शॉर्ट करना है तो जो डीमार्ट है, यहाँ पे हमें लगता है कि गिरावट और बढ़ सकती है करंट लेवल से 3,500 के। और आज के फॉर्मेशन के बेसिस पे तो यही इंडिकेट कर रहा है कि शायद ये स्टॉक यहाँ से 3450 के लेवल्स तोड़ते हुए एक बार 3,000 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से डीमार्ट को शॉर्ट किया जा सकता है और साथ ही साथ मुझे लगता है कि HFCL, यहाँ पे भी हमें लगता है कि वीकनेस, गहराई, जो डाउनसाइड की जो एक्टिविटी है वो और बढ़ सकती है। 92-99 के करीब है और ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 84 से लेकर 85 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो HFCL साथ साथ डीमार्ट मुझे लगता है कि शॉर्ट करना चाहिए। कल्याण ज्वेलर्स मुझे लगता है ऑलरेडी काफी गिर चुका है, तो कुछ रिबाउंड अगर मिले तो उसमें कुछ शॉर्ट की पोजीशंस बनाई जा सकती है। ठीक है, ये कुछ शेयर है जहां पर आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। आज BSE में भी हमने तेजी शुरुआत में देखी ठीक ठाक। एक्सिस बैंक में भी तेजी थी, मतलब निफ्टी बैंक को अगर आप देखेंगे तो चुनिंदा इक्का दुक्का आई थिंक इकलौता शेयर होगा एक्सिस बैंक जहां पर आज आपको तेजी दिखेगी। अदरवाइज 750 अंक निफ्टी बैंक इस वक्त नीचे कारोबार कर रहा है। नीलेश जी, बायोकॉन क्या एंट्री का एक ठीक मौका दे रहा है? तेजी करें इसमें अगर जो सुबह के सत्र में मौके चूक गए हों? हाँ देखिए अभिषेक जी, कंपैरेटिवली स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो विद इन फार्मा पैक बायोकॉन का स्ट्रक्चर थोड़ा बेटर प्लेस नजर आ रहा है और स्टॉक में पिछले 4-5 दिनों से एक सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है जहाँ पे 358 का काफी अच्छा सपोर्ट है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे 355 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के अगर लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहें और फ्रेश खरीदारी अगर थोड़ी सी डिप मिलती है तब करके चल सकते हैं, क्योंकि आप अगर डेरिवेटिव डेटा देखें तो काफी इंटरेस्टिंगली यहाँ पर 10% के OI इजाफा देखने को मिल रहा है। तो बिल्डअप लॉन्ग साइड में ही हो रहे हैं और काउंटर एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, वॉल्यूम अट्रैक्शन काफी अच्छे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें गोइंग फॉरवर्ड 380-385 तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल एग्जिस्टिंग लॉन्ग में तो बने रहने की सलाह होगी और फ्रेश खरीदारी कर रहे हैं तो 355 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। ठीक है, बायोकॉन को लेकर ये व्यू। एक फटाफट लगे हाथ ना ध्वनि आपसे पिरामल फार्मा पर व्यू लेंगे। पिछले अगर हम 4-5 घंटे की चाल देखें, बाजार में थोड़ी सी वोलेटिलिटी आई है, गिरावट बढ़ी भी है, लेकिन पिरामल फार्मा ने सस्टेन्ड मूव दिखाया है 4-5% के आसपास का। और अच्छी चीज ये है कि इस शेयर को लेकर ना तमाम ब्रोकरेजेस बहुत अपबीट हैं। 5% ऊपर ये शेयर है, क्या इसमें BTST करके जा सकते हैं क्या?
अभिषेक जी, यहाँ पे अगर आप ओवरऑल इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं तो जो आज के लो फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इन्हीं लेवल्स के पास हमने देखा कि स्टॉक ने एक बेस फॉर्मेशन जो है वो सितंबर में बनाई थी और वहां से भी हमें एक अपमूव देखने को मिला था। तो डेफिनेटली इसके अंदर बीटीएसटी करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस हालांकि जो नीचे की तरफ मेंटेन करना रहेगा, तो आप 215 का लेवल जो है वो खास करके इसमें स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करें। ऊपर की तरफ ये रन अप कंटिन्यू होता हुआ है। कल के सेशन में ओपनिंग भी हमें 235 के ऊपर देखने को मिलती है, तो वापस से 280 तक के अपमूव्स इसके अंदर कंटिन्यू रहेंगे। टाइम मिलती हुई इस वक्त पिरामल फार्मा पे अपमूव कंटिन्यू हो सकते हैं। कमजोर बाजार में इस वक्त आप देख रहे हैं करीब 5% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, लेकिन फाइनली बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ और रिलीफ इनफैक्ट महसूस हो रही है, क्योंकि आज के दिन में बाजार इतना ज्यादा गिरावट झेल रहा था कि लिटरली ये फील हो रहा था कि बाजार अब बंद हो जाए तो अच्छा है। इस वक्त अगर आप देखें क्लोजिंग के दरमियान भी बाजार में बिकवाली का दबाव, दिन के निचले स्तरों पर ही ट्रेड करता हुआ मार्केट 23,000 के बिल्कुल नजदीक खड़ा हुआ निफ्टी, और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 12% की गिरावट हम देख चुके हैं ऊपरी स्तर से निफ्टी में जो नजर आ चुकी है। बैंक निफ्टी करीब 700 अंकों की बिकवाली इस वक्त, वहां पर भी दिन के निचले स्तरों पर ही कामकाज देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे वो भी धराशायी होते हुए मार्केट ब्रेथ आपके स्क्रीन पर है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में एब्सोल्युटली डिक्लाइंस का पलड़ा जो है बिल्कुल भारी है। 7% से ज्यादा के मजबूती इंडिया विक्स में, फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स में मजबूती होना बड़ी कंसर्न का काम, बड़ी कंसर्न की बात, और ये मजबूती आज जारी रही थ्रू आउट द डे। अब आगे इस वक्त सेंटिमेंट्स को अगर आप देखेंगे, विदेशी बाजार से भी कोई पॉजिटिव या कोई सपोर्ट या कोई बूस्ट इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। आज सुबह भी हमने देखा विदेशी बाजार संकेत कमजोर थे और उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर पड़ा। एफआईएस की सेलिंग जो है लगातार जारी, और रुपया क्या ही कहना, लगातार बिकवाली का दबाव, लगातार कमजोरी। डॉलर के मुकाबले हर दिन रिकॉर्ड निचले स्तर पर ट्रेंड हम देखते, पहली दफा 86 रुपये और 58 पैसे के पार जाता हुआ, वहां तक पहुंचता हुआ। कमजोरी के साइंस जो हैं हर तरफ से मिलते हुए, और अब यहां से रिस्पाइट या कह सकते हैं कि रिलीफ कहां से आए, सबसे बड़ा सवाल यही है। बहरहाल ओएमसी, इंडिगो, टायर स्टॉक्स में कच्चे तेल के उबाल का असर देखने को मिला। एचपीसीएल, आईओसी 5-6% तक की गिरावट देख चुके हैं। वहीं ग्रेसिम, जेके टायर, इंडिगो जैसे स्टॉक्स में भी 2 से 5% की गिरावट हाथ लगी। ट्रेंड लगातार 7वां ट्रेडिंग सेशन जबकि भारी गिरावट हमने देखी, और श्रीकांत जी के रेडार पर भी था, यहां से और ज्यादा गिरावट गहरा सकती है। लिटरली शेयर के दाम 6,200 रुपए के नीचे फिसलते हुए नजर आए। फिनटेक स्टॉक्स की अगर बात करें, वहां पर भी गिरावट जो है बिल्कुल हावी होती हुई दिखी। तगड़ी पिटाई मॉर्गन स्टैनली की अंडरवेट रेटिंग से पीबी फिनटेक के स्टॉक में हमने 7% की गिरावट देखी। पेटीएम, इन्फोएज, स्विगी, जोमैटो, सारे के सारे स्टॉक्स आज गिरावट झेल रहे थे। कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं। प्रॉफिट टेकिंग आईटी स्टॉक्स में भी इनफैक्ट टीसीएस के नतीजों के बाद उम्मीद थी कि आईटी सेक्टर डिफेंसिव के तौर पर और फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक बाजार को संभालने का काम करेगा, लेकिन तस्वीर ऐसी भी नहीं नजर आई। और बिकवाली कोफोर्ज, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, विप्रो, एमफासिस, पर्सिस्टेंट सिस्टम यानी कि लार्जर आईटी प्लेयर्स और मिड कैप आईटी कंपनियां भी गिरावट ही झेल रही थी। लगातार 7वां ट्रेडिंग सेशन जबकि ऑटो की रफ्तार भी रिवर्स गियर में जाती हुई। एमएनएम, टीवीएस मोटर, अशोक लेलैंड 2 से 3% टूटे। आइशर, एस्कॉट्स, कुबोटा 3-3% की गिरावट। वहीं अगर आप देखेंगे ऑटो एंसिलरी में भी गिरावट का रुझान। क्लोजिंग देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, एडवांस 200 और उसके सामने डिक्लाइन 2460। सो क्लियरली मार्केट का टेक्सचर जो है पूरी तरह से बेयर्स की चपेट में आता हुआ। 23,000 के नजदीक 343 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी क्लोज होता हुआ। 48,000 के नजदीक 683 अंकों की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ, और 1,030 अंकों की बिकवाली 76,348 के स्तर पर सेंसेक्स में। मिड कैप स्मॉल कैप में भी लाल निशान के साथ कामकाज। तो येट अनदर डे गिरावट। सोमवार की शुरुआत काफी ज्यादा डिप्रेसिंग और काफी बिकवाली के साथ होती हुई, और क्लोजिंग भी इसी तरफ। इसलिए उम्मीद करते हैं कि कल का सेशन जब खुलेगा तो बाजार कुछ हद तक संभलते हुए नजर आएंगे। श्रीकांत जी, ध्वनि जी और नीलेश जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और इस कमजोर बाजार में इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमें बताने के लिए। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल्स को हम यही समेटने जा रहे हैं चंद मिनट।